नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में विज्ञान विषय है। तो विज्ञान का एक चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अम्ल, क्षार व लवण, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 दिया गया है, तो आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। अब देखते हैं अम्ल क्षार। तो सबसे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया किताब में। तो अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? यानी ये सभी इनका स्वाद क्या एक समान होता है? तो हम देखेंगे कि इनका स्वाद एक समान होता है या नहीं होता है, और नहीं होता है तो किस प्रकार का स्वाद होता है। तो आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। अभी एक सारणी दी गई है, इस सारणी में पदार्थ हमें दिए गए हैं। जैसे नींबू का रस होता है, कैसा होता है? इसमें 3 प्रकार के स्वाद दिए गए, एक खट्टा, एक कड़वा और एक कोई अन्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं नींबू का रस खट्टा होता है। संतरे का रस कैसा होता है? उसके बाद में सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम और केरा। तो इनमें कुछ तो स्वाद में खट्टे हैं, कुछ कड़वे और कुछ अन्य हैं। आप भी इनको देखने की कोशिश करना कि कौन से। अब जैसे इमली है, खट्टी होती है, शक्कर होती है मीठी, यानी कोई अन्य स्वाद में आ जाएगा। नमक होता है नमकीन, यानी कोई अन्य स्वाद में आ जाएगा। खाने का सोडा है, यह कड़वा होता है। अब देखते हैं कि आप इनमें से कुछ पदार्थों के स्वाद मीठे, खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। अब देखते हैं अम्ल और क्षार, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्या अम्ल होते हैं और क्या क्षार होते हैं, इनको हम कैसे बांट सकते हैं। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होता है। यानी कि एसिड या अम्ल किनमें पाया जाएगा? जो खट्टे होते हैं, जैसे इमली, आम, सिरका। तो इनमें क्या पाया जाएगा? एसिड पाया जाएगा। अब जो एसिड है, ये लैटिन भाषा के शब्द एसियर से उत्पत्ति हुई है। इसकी लैटिन भाषा के शब्द एसियर से उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है खट्टा। एसियर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो इससे एसियर और एसियर से एसिड, और एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। तो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होंगे? अम्लीय। कैसे होंगे इनके रासायनिक गुण? अम्लीय होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं सीधा सा अम्ल होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं और इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड लैटिन भाषा के एसियर से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखते हैं हम क्षार के बारे में। क्षार दूसरा दिया गया खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है खाने का सोडा, इसका सूत्र भी बताऊंगा। खाने का सोडा, दूसरा नाम बेकिंग सोडा, NaHCO3, ये खाने का सोडा है। अब खाने का सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? अगर यह खट्टा नहीं है तो इसका स्वाद कैसा होगा? तो इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। यानी अगर स्वाद खट्टा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसमें अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे, तो वो क्षार कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो आप समझ गए होंगे, क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। साबुन होती है उसी के जैसे चिकने होते हैं। अब देखते हैं हम आगे। अगला दिया गया है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमने पीछे देखा, शक्कर अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन अब हम अगर कई पदार्थ ऐसे होते हैं उनको चख नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? उसके लिए हम सूचक का उपयोग करेंगे कि सूचक के द्वारा हम देखेंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। अब हम देखते हैं सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है।
जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। यानी कि अम्ल और क्षार में अगर हम सूचक मिला दें, जैसे सूचक इसमें हल्दी दिया गया है, लिटमस दिया गया है, गुड़हल, अगर इनको मिला दें तो इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। एक बात इसमें दी गई, अम्ल क्या आप जानते हैं? अम्लों के नाम दिए गए और किस में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र CH3COOH होता है और ये सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल HCOOH ये सूत्र होता है और ये चिंटी के डंक में पाया जाता है। ये साइट्रिक अम्ल है, नींबू कुल के पादपों में पाया जाता है, जैसे संतरा है, नींबू है। लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सूत्र होता है COOH पालक में पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है, ये आंवला सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। तो ये अम्ल है, इनकी प्रकृति अम्लीय है। अब देखते हैं क्षार। कुछ क्षार दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने के पानी में पाया जाता है। दूसरा दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अगला दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला दिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्षार का कार्य करता है। दूधिया मैग्नीशियम या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस क्या होते हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राकृतिक रंजक है एक, ये लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखना। और जब इसको आसुत जल में डालते हैं तो नील सोन रंग प्राप्त हो जाता है। जब इसे अम्ल में मिलाते हैं तो यह लाल हो जाता है और जब इसको क्षार में मिलाते हैं तो यह नीला हो जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। लिटमस दो प्रकार की पट्टियों होती है, एक लाल होती है और एक नीली होती है। आप देख सकते हैं चित्र में, एक लाल पट्टी है और एक नीली। तो इनको हम याद करेंगे तो एक अनिल नाम से सूत्र है, याद कर सकते हैं। ऐसे अम्ल हो जाएगा, नीचे नीला, ल से लाल। अनिल यानी अम्ल होता है, वो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षार इसके विपरीत हो जाएगा, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला दिया गया है कि इसमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनके द्वारा आप दोहरा सकते हैं कि अम्ल कौन सा है, इसमें क्षार कौन सा है। जैसे नलके का पानी है, अपमार्जक का घोल है, वातित पेय पदार्थ है, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन और चूने का पानी। इनमें से कौन सी अम्लीय और कौन सी क्षारीय है, तो हम लिटमस पत्र से प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि चूने का पानी बनाना है, हमें क्या करना है, चूने का पानी। तो क्या करेंगे, चूने का पानी बनाने के लिए बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में मिला लेंगे, फिर उसको अच्छी तरह घोलकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में जो पानी ऊपर नितर कर आ जाता है तो वह चूने का पानी होगा। यह द्रव ही चूने का पानी होगा। अब ऐसे विलयन जो लाल और नीले लिटमस पत्र पर परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी हम मिलेंगे आपको जो लाल और नीले लिटमस पत्र का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो उदासीन विलयन कहलाएंगे। वो कैसे विलयन कहलाएंगे, उदासीन विलयन कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। तो ये तो थी लिटमस के बारे में। अगला अपना जो सूचक है वो हल्दी है। हल्दी के बारे में हम देखेंगे। हल्दी का क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाकर एक कागज़ ले लेंगे, सोखता हुआ स्याही सोखता कागज़ ले लेंगे, उसके ऊपर हम हल्दी डाल देंगे, जो पेस्ट बनाए उसको डाल देंगे, तो ये हमारा सूचक तैयार हो जाएगा। इस सूचक से हम टेस्ट करेंगे तो हम साबुन की कुछ बूंदे उसके ऊपर डालेंगे। और साबुन, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि साबुन में क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। अब साबुन के ऊपर क्षार पाया जाता है तो जब हम बूंदे डालते हैं तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हल्दी का जो पेस्ट बनाया है, हल्दी सूचक के रूप में है, जब उसमें क्षार डालेंगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा। यानी कि जब क्षार के साथ में ये क्रिया करेगा तो लाल रंग का हो जाएगा। तो हम पता कर सकते हैं क्षार है या नहीं। अगर लाल रंग का हो रहा है तो क्षार है, वरना नहीं है। अब अगला सूचक दिया गया है गुड़हल। अगला सूचक क्या दिया गया है, गुड़हल दिया गया है। गुड़हल में कैसे करेंगे, गुड़हल की कुछ पंखुड़ियाँ लेंगे,
और उसको किसी बीकर में रख देंगे। फिर उसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, मिश्रण को जल कुछ समय तक रखिए जब तक वह रंगीन नहीं हो जाए। मिश्रण को मिलाएंगे, उसमें रंगीन करना है उसको। उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे। ये कुछ पदार्थ दिए गए, जैसे शैम्पू दिया गया है, नींबू का रस दिया गया है, सोडा जल दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलीन दिया गया है, सिरका दिया गया है, शक्कर का विलीन दिया गया है, नमक का विलीन। इनके साथ में टेस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं कि गुड़हल का सूचक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम देखते हैं गुड़हल है, गुड़हल। जब इस गुड़हल को हम अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं तो गहरा गुलाबी रंग प्राप्त होता है, गहरा गुलाबी रंग प्राप्त होता है। जब हम क्षार के साथ में क्रिया कराते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। ये प्रश्न आने वाले इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कि जब गुड़हल के अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं तो गहरा गुलाबी रंग, और जब क्षार के साथ में कराते हैं तो हरा रंग प्राप्त होता है। अब हमें इसके लिए पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अम्ल का और क्षार का पेस्ट है, विलयन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको ठोस के रूप में लेंगे और उससे हम क्रिया करवाएंगे गुड़हल की तो क्रिया नहीं होगी। तो पेस्ट के रूप में बनाना अवश्य ज़रूरी है। अब ये तो बात हो गई प्राकृतिक सूचकों की। अब इसके बाद में कुछ अम्ल दिए गए हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, उसका सूत्र होता है H2SO4। अगला अम्ल दिया गया है नाइट्रिक HNO3, ये आप लिख सकते हैं आरामदारी से। अगला दिया गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं इनकी। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जो चूने का पानी है। अब इन सभी के साथ में हम गुड़हल की क्रिया कराते हैं तो किन के साथ में हरा रंग प्राप्त होगा और किन के साथ में गुलाबी रंग प्राप्त होगा। जो अम्ल है उनके साथ में गुलाबी और जो क्षार है उनके साथ में हरा रंग प्राप्त होगा। अब आगे ये दिया गया है कि अम्ल का नाम, ये अम्ल लेंगे और इनके ऊपर हल्दी, लिटमस, हल्दी और गुड़हल तीनों के प्रभावों को हम देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगला दिया गया उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण कौन से होते हैं, जिनके ऊपर न तो लाल लिटमस का प्रभाव पड़ता है और न ही नीली लिटमस का प्रभाव पड़ता है, यानी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो उदासीनीकरण कहलाते हैं, उदासीनीकरण कहलाते हैं। अब देखते हैं कि उस सूचक का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक नाम नहीं सुना है, फिनोप्थिलीन। अब फिनोप्थिलीन के बारे में देखेंगे। हमने प्राकृतिक सूचक देख लिए, फिनोप्थिलीन के बारे में देखेंगे। फिनोप्थिलीन इनसे कैसे हम टेस्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी फिनोप्थिलीन। अब फिनोप्थिलीन की वही प्रक्रिया है जो पहले हमने चर्चा की थी। जैसे मैं सीधा आपको बता देता हूँ इसी में कि फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन की जब अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे तो यह रंगहीन हो जाएगा, और जब इसकी हम क्षार के साथ में क्रिया करवाएंगे तो वापस रंग प्राप्त कर लेता है। जब क्षार के साथ में हम क्रिया कराएंगे तो हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है, यानी कि हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्षार है। अम्ल के साथ में करवाएंगे रंगहीन प्राप्त हो जाएगा, क्षार के साथ में कराएंगे तो हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। अब ये तो हो गई कि अम्ल और क्षार की जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट है कि लिटमस के साथ में, हल्दी के साथ में, गुड़हल के साथ में और फिनोप्थिलीन के साथ में, इनके रंग आपको पक्के पक्के याद रखने, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अब एक उदासीनीकरण नाम आया था, उदासीनीकरण में क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ में इसमें जल निकलता है और साथ में ऊर्जा निर्मुक्त होती है या फिर ऊर्जा निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में ऊर्जा निकलती है। जैसे एक अभिक्रिया बता देता हूँ कि NaOH है, ये क्षार है, इसके साथ में HCl
अम्ल की क्रिया करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो ये बना लेगा NaCl अम्ल बना लेगा, प्लस में H2 जल बना लेगा और साथ में ऊर्जा निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो ये बात है। अब इसमें एक टॉपिक दिया गया है अम्लीय वर्षा। एक टॉपिक आपके अम्ल वर्षा। अब ये अम्ल वर्षा का एक टॉपिक है। अब देखेंगे अम्ल वर्षा का टॉपिक कैसे देखेंगे कि जो वर्षा होती है, बारिश है, पानी है, इसके साथ में जैसे SO2 के कण हैं, NO2 के कण हैं, ये अगर मिलते हैं पानी के साथ में वर्षा के, तो ये अम्ल का निर्माण कर देते हैं। H2SO4 बना देगा और ये HNO3 बना देगा। ये अम्ल है। जब ये ज़मीन के ऊपर आएंगे बारिश के साथ में, तो ये वर्षा होगी, जो पानी बरसेगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, और अम्लीयता ज़्यादा होगी तो वो पानी कैसा होगा? अम्लीय। जो पेड़ पौधों और जो इमारत है, भवन, उनके लिए हानिकारक होता है। अब इसके बाद में दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण है। तो अपाचन, पहला क्या दिया गया? अपाचन। अपाचन देखो कैसे, अमाशय है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। कई बार क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिक मात्रा उत्सर्जित हो जाती है, जिसके कारण पेट में कष्टदायक हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी दर्द होता है। तो इसको कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में काम में लेते हैं, यानी क्षार होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, पहले भी बताया था। ये प्रति अम्ल के रूप में, यानी क्षार होता है, प्रति अम्ल के रूप में काम लेते हैं। तो ये इसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और उदासीन कर लेता है। इसी प्रकार से जब चींटी हमें डंक मारती है, तो चींटी डंक मारेगी तो वो अम्लीय पदार्थ को छोड़ेगी, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए नमीयुक्त खाने का सोडा, जो कैसा होता है? सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, और कैलामाइन ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जब इनको मिलाकर लगाते हैं तो वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देगा और जिंक कार्बोनेट बनेगा। तो जो चींटी का डंक है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मृदा उपचार, मृदा उपचार में ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मृदा उपचार में क्या कर सकते हैं कि जब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो वह ज़मीन को अम्लीय बना देते हैं। अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय मृदा होती है, ये पादपों के लिए हानिकारक होती है। जब ज़्यादा अम्लीय मृदा हो जाती है तो उसका उपचार कैसे करते हैं? बिना भुजा हुआ चूना लेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बिना भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, बिना भुजे हुए चूने का, और भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2। ये भुजा हुआ चूना और ये बिना भुजा हुआ चूना, जब इनका उपयोग करते हैं, ये क्षार के रूप में काम आते हैं, इनका उपयोग करते हैं तो ज़मीन उदासीन हो जाती है। अगर ज़मीन ज़्यादा क्षारीय है तो इसके लिए हम जैव कंपोस्ट यानी जैव पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जो अम्ल का निर्मुक्त कर देती है और ये उदासीन बना देती है। इसी प्रकार से कारखानों का अपशिष्ट, जो कारखानों के अपशिष्ट होते हैं या कचरा होता है वो अम्लीय होता है। अगर उसको हम सीधे जलाशय और नदियों में छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद में वो जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो कारखानों के अपशिष्ट है उनको हम पहले क्षार के द्वारा उदासीन करते हैं, उसके बाद में हम इनको जलाशय में छोड़ेंगे तो जलीय जीवों को नुकसान नहीं होगा। तो ये आपका पाठ था, ये पाठ आपका पूरा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपके इसमें हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद दोस्तों।